वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम्स आने वाले हैं, तो जो क्लास 8 के जो बच्चे हैं जो सैनिक स्कूल को ज्वाइन करना चाहते हैं एग्जाम देकर, तो उनके लिए आज मैं लेकर आया हूँ साइंस की एक नई सीरीज। तो जिसमें हम वन बाय वन सारे चैप्टर्स को डिस्कस करते जाएंगे और अपने साइंस के सिलेबस को कंप्लीट करते जाएंगे। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो इस सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड ये सीरीज जो है वो क्लास 8 के जो बच्चे जो अदर स्कूल्स में पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उनके सिलेबस में भी फोर्स एंड प्रेशर कहीं ना कहीं है, तो वो भी इसको देख सकते हैं। बाकी ज़्यादातर बच्चों का जो मोस्टली कंफ्यूजन रहता है वो ये रहता है कि फोर्स और प्रेशर में डिफरेंस क्या होता है। दोनों ही बच्चों को सेम लगते हैं, तो आज ये सारी कंफ्यूजन दूर करेंगे और डिस्कस करेंगे हमारी सीरीज का पहला लेक्चर, जिसका नाम है फोर्स एंड प्रेशर। बाकी लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भी बच्चे इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, है ना। बाकी इस चैनल पे लगातार सीरीज आती रहेंगी, मतलब साइंस की आएगी, फिर देखते हैं जैसा कि टाइम के अकॉर्डिंग तो और भी सीरीज में लाऊंगा। बाकी साइंस की सीरीज तो हमने स्टार्ट करी है, तो स्टार्ट करते हैं आज से हम अपना पहला लेक्चर, जो कि है फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स एंड प्रेशर में बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फोर्स क्या होता है। तो फोर्स जो होता है किसी भी तरह का, एक मिनट, फोर्स जो होता है वो किसी भी तरह का पुश और पुल हो सकता है। तो कह सकते हैं एनी काइंड ऑफ पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। जैसा कि ये दिख रहा है आपको, ये पुश कर रहे हैं यानी पुल कर रहे हैं, तो किसी भी तरह का पुश और पुल फोर्स की तरह कंसीडर किया जा सकता है। एनी काइंड ऑफ पुश और पुल इज नोन एज फोर्स। बाकी अगर मैं बात करूं तो जो फोर्स होता है वो टू कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में भी लग सकता है और नॉन कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में भी लग सकता है, यानी द इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस फोर्स। और उसके बाद में फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड लाइक जैसे किसी की हाइट अगर हमको मेजर करनी हो तो हम कैसे बोलते हैं 172 सेंटीमीटर, 173 सेंटीमीटर। तो जो नंबर होता है दैट इज मैग्नीट्यूड, एंड जिस डायरेक्शन में उसको मेजर किया जाता है दैट इज डायरेक्शन। तो फोर्स के पास दोनों चीजें होती हैं, जैसे कि हमारी जो हाइट होती है वो बेस से टॉप की तरफ मेजर की जाती है, यानी उसी तरीके से फोर्स का भी एक डायरेक्शन होता है जो कि लगाया जाता है। जैसे कि ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं और ये इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, ये बच्चा जो है ऊपर की तरफ पुल कर रहा है। तो फोर्स की एसआई यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, न्यूटन क्या है। अच्छा, न्यूटन क्यों होती है फोर्स की एसआई यूनिट? न्यूटन इसलिए होती है क्योंकि फोर्स की जो डिस्कवरी थी वो न्यूटन ने करी थी। साइंटिस्ट न्यूटन को तो सभी जानते हैं, है ना। तो फोर्स की जो डिस्कवरी थी वो न्यूटन ने करी थी। जो भी साइंटिस्ट अपनी डिस्कवरीज को करते हैं, जैसे कि मान लो जैसे करंट की जो डिस्कवरी थी वो एम्पियर ने करी थी, तो इसलिए इसकी यूनिट भी एम्पियर कहलाती है। वैसे ही जो पोटेंशियल डिफरेंस की इन्वेंशन जो थी वो वोल्टा ने करी थी, इसलिए इसकी यूनिट वोल्ट कहलाती है। तो मोस्टली जो साइंटिस्ट होते हैं जो अपनी अपनी डिस्कवरी करते हैं, वो ज्यादातर अपनी डिस्कवरीज की जो यूनिट है वो अपने नाम पे ही रख देते हैं। इन द सेम वे, जो फोर्स की डिस्कवरी न्यूटन ने करी थी इसलिए इसकी एसआई यूनिट न्यूटन होगी। देन फोर्स जो होता है वो, उसके कुछ टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है। रिजल्टेंट फोर्स जो होता है, जैसे कि इफ टू ऑब्जेक्ट्स अप्लाइड ऑन द इफ टू फोर्सेस अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन देन द रिजल्टेंट फोर्स विल बी द सेम। इस लाइन का क्या मतलब है, जैसे कि दो बच्चे अगर एक ऑब्जेक्ट पे सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स है और ये दो बच्चे हैं, ये पहला बच्चा भी इस पे फोर्स लगा रहा है और दूसरा बच्चा भी इस पे फोर्स लगा रहा है और दोनों ही इस बॉक्स इस डायरेक्शन में ले जाना चाहिए। तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा, ना कि इस डायरेक्शन में, क्योंकि इस साइड से तो पुश हो रहा है। तो ये जो बॉक्स है वो इसी डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा और वो सिर्फ इतनी इंटेंसिटी के साथ होगा। फॉर एग्जांपल इस बच्चे ने फोर्स लगाया 1 न्यूटन का और दूसरे बच्चे ने फोर्स लगाया 2 न्यूटन का, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 3 न्यूटन का लगेगा, राइट। क्योंकि जब फोर्स सेम डायरेक्शन में लगता है तो फोर्स ऐड हो जाता है, इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स F1 प्लस F2। In the same way, if two forces applied on the object in the opposite direction, then the resultant force will be the difference। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे अगर यही इन दोनों में से एक बच्चा अगर इस साइड से फोर्स लगाए, यानी जैसा कि इस इमेज में हमको दिखाई दे रहा है कि इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है,
वहीं ये दूसरा बच्चा इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये वाला बच्चा 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है और ये वाला बच्चा 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो इसका जो 1 न्यूटन है और इसका जो 1 न्यूटन है वो आपस में क्रॉस हो जाएगा और खत्म हो जाएगा। इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो इन दोनों का डिफरेंस होगा, 2 - 1 मीन्स 1। अब बात ये आती है कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जाएगी, तो ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। मीन्स ये जो दूसरा वाला बच्चा है ये इस डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तो जो बॉक्स है वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा और कितने न्यूटन से शिफ्ट होगा, 1 न्यूटन से। गॉट इट। चले आगे। जैसा कि देखो ये बॉक्स में भी लिखा हुआ है कि फोर्स वाज डिस्कवर्ड बाय सर आइजैक न्यूटन, सो इट्स यूनिट इज न्यूटन, जैसा कि मैं आपको पहले बता ही चुका हूँ। आगे देखते हैं। उसके बाद अब बात ये आती है कि अगर दोनों ही केसेस में रिजल्टेंट फोर्स, मतलब दोनों ही केसेस में लगने वाला फोर्स अगर इक्वल हुआ। फॉर एग्जांपल इस बॉक्स पे इस साइड जो फोर्स लग रहा है वो 25 न्यूटन का लग रहा है और इस साइड जो फोर्स लग रहा है वो भी 25 न्यूटन का लग रहा है। तो दोनों ही डायरेक्शन में अगर सेम फोर्स लग रहा है तो ये दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को क्रॉस करके जीरो बना देंगे। मीन्स ये ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेबल रहेगा, मूव ही नहीं करेगा। राइट, समझ में आ गई। इफ टू फोर्सेस अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में ये दोनों अपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड जैसा कि मैंने आपको बताया मैग्नीट्यूड एक तरह का नंबर होता है, ये रहा नंबर 25 25। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम है और डायरेक्शन डिफरेंट है तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो जीरो होगा और ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी रहेगा, मतलब मूव नहीं करेगा। तो जीरो रिजल्टेंट फोर्स। अब देखते हैं, जरा डिस्कस कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टाइप्स ऑफ फोर्सेस में मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो ये भी आज क्लियर हो जाएगा। जैसा कि दो टाइप के फोर्सेस होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नाम से ही समझ सकते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स मींस जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कॉन्टैक्ट होगा, यानी दो ऑब्जेक्ट आपस में कहीं ना कहीं टच करेंगे, तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स कहलाएगा। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है, जैसे कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखी हुई है और दूसरी ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखी हुई है और इनके बीच में किसी भी तरह का कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है, मीन्स ये एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, इस केस में हम बोलेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब कॉन्टैक्ट फोर्स तीन तरह के होते हैं। मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स कौन सा होता है, जैसे कि जिस चीज को हम अपने हाथों से उठाते हैं या हमारे हाथों का इस्तेमाल होता है या हमारी बॉडी का इस्तेमाल होता है, तो उस टाइम पे हमारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं उस फोर्स को अप्लाई करने में। दैट इज नोन एज मस्कुलर फोर्स। देन सेकंड वन इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जब भी कोई टू ऑब्जेक्ट्स आपस में रब करती हैं या कांटेक्ट में आके रब करती हैं तो उसको फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। देन आता है मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स जैसे कि कुछ भी मैकेनिक, अगर हम मैकेनिकल चीजें करते हैं, लाइक किसी भी चीज को टाइट करना या लूज करना, मींस मैकेनिकल वर्क करते हैं। देन डिस्कस करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है पहला मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब बचपन से हमने देखा है कि जो मैग्नेट्स होती हैं, बचपन में मैग्नेट से बहुत खेले हैं, तो जो मैग्नेट्स होती हैं, जैसे दो मैग्नेट को हम दूर दूर रखते हैं, ये दो मैग्नेट दूर दूर रखी होने के बावजूद भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। क्या ये कहीं से भी कांटेक्ट में आई, नहीं आई। क्या एक दूसरे को इन्होंने टच किया, नहीं किया। तो जब दो मैग्नेट दूर दूर रखे होने के बावजूद भी एक दूसरे को खींच लेती हैं अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर लेती हैं या रिपल्स कर देती हैं, तो उनके बीच में लगता है मैग्नेटिक फोर्स। अब जब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही थी उस टाइम पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, बट जब ये आपस में आगे चिपक जाती हैं तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स नहीं रहता, फिर ये कॉन्टैक्ट फोर्स की कैटेगरी में आ जाता है। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आए बिना ही एक दूसरे पे फोर्स लगा देती है। वैन अगर मैं बात करूं ग्रेविटेशनल फोर्स की, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो आपको तो पता ही है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो होता है जो अर्थ की ग्रेविटी हमारे ऊपर लगा। जैसे कि आपने देखा होगा डोरीमोन जो अर्थ पे चल रहा है, वो क्यों चल रहा है, क्योंकि उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होता है जो कि अर्थ हम पे लगाती है, या फिर हेवनली बॉडीज के बीच में भी लगता है, दो हेवनली बॉडीज के बीच में भी लग सकता है। मून की ग्रेविटी, सन की वो मून की ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी, सन की ग्रेविटी, ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, जिसकी वजह से हमारी जो अर्थ है वो एक ऑर्बिट पे मूव करती है। ऐसे अदर प्लेनेट भी मूव करते हैं सोलर सिस्टम में। वैन अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी मींस
हमने बचपन से सुना है कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। मींस इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं एक तरह का मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करती है जिसकी वजह से फोर्स क्रिएट होता है और वो चीजों को अट्रैक्ट करता है। इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के सर्कल में बहुत अच्छे से। आगे देखते हैं। अब जरा देख लेते हैं डिटेल में कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। कॉन्टैक्ट फोर्स जैसा कि मैंने आपको बताया तीन तरह के होते हैं, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स एंड मैकेनिकल फोर्स। Muscular force is due to the force of due to the force of action of the muscles of the body. मस्कुलर फोर्स क्यों लगता है? बॉडी की मसल्स की वजह से। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। देन फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ऑलवेज एक्ट ऑन ऑल मूविंग ऑब्जेक्ट्स। जब दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में आकर एक दूसरे के साथ मूव करती हैं, मीन्स जब रब करेंगी, जैसे कि हम अपने हाथों को देखें तो जब हम अपने हाथों को रब करते हैं, हैंड्स को रब करते हैं, उनके बीच में भी एक तरह का फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ये बात ध्यान रखना, जब हम फ्रिक्शन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे कि फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में क्यों लगता है। बात करते हैं मैकेनिकल फोर्स की। तो मैकेनिकल फोर्स इज द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच रिक्वायर फिजिकल कांटेक्ट विद ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि मैकेनिकल फोर्स का एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे कि बचपन में सबने नट बोल्ट्स को तो कसा हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ तो चीजों को कसा ही होगा, टाइट किया होगा एंड लूज अप भी किया होगा। तो उसी टाइम पे जो फोर्स लगता है दैट इज नोन एज मैकेनिकल फोर्स। मैकेनिकल फोर्स फिजिकल कांटेक्ट में आने के बाद ही लगता है। जैसे कि एक नट है और उसको अगर हम टाइट कर रहे हैं तो उस पे जो फोर्स लग रहा होगा दैट इज मैकेनिकल फोर्स। अब बात करते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो होते हैं मैंने आपको तीन तरह के बताए, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल। मैग्नेटिक फोर्स जो होता है, मैग्नेटिक फोर्स कैन बी अट्रैक्ट एज वेल एज रिपल्सिव लाइक पोल्स कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको एक मैग्नेट का एग्जांपल दिया था, जैसे कि दो मैग्नेट होती हैं तो उनमें साउथ पोल भी होता है और नॉर्थ पोल भी होता है। तो उन्हीं की वजह से अट्रैक्शन एंड रिपल्सन होता है। अब जैसे कि पोल्स कौन से होते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल एक मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ पोल भी है और साउथ पोल भी है ना? ये मैग्नेट है। अब इस मैग्नेट में अगर मैं देखूं, अगर मैं इसी के पास में दूसरा नॉर्थ पोल लेकर आता हूँ किसी भी मैग्नेट का, तो ये आपस में अट्रैक्ट ना करते हुए एक दूसरे को रिपेल कर देंगे अदर डायरेक्शन में। इन द सेम केस अगर मैं साउथ पोल के पास में नॉर्थ पोल को लेकर आता हूँ तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। समझ में आई बात? तो यही बोला गया है, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड द अपोजिट अट्रैक्ट्स ईच अदर। देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वो होते हैं जो कि चार्ज बॉडीज के द्वारा लगाए जाते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द एनी चार्ज बॉडीज ऑन another charged bodies or uncharged bodies. It can be attractive and repulsive. जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसा कि हमने मैग्नेट में पढ़ा, वही सेम केस चार्जेस के बीच में होता है। तो अच्छा देखिए कि जैसे कि पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे। इन द सेम वे नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज जो सेम सेम चार्जेस हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? रिपेल कर देंगे। गॉट इट? उसके बाद में ग्रेविटेशनल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर मासेस। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है और ये उनके मासेस पे डिपेंड करता है। अब ये क्या चीज है? जैसे कि अगर मान लो अर्थ है ना, एंड मून है। अच्छा, मून का साइज अर्थ के साइज के कंपैरिजन में छोटा है ना? इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा या इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा? इसका ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगा। आई होप आपको फोर्स के बारे में समझ में आ गया होगा, फोर्स के टाइप्स के बारे में समझ में आ गया होगा एंड रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा।
अब हम देखते हैं प्रेशर क्या होता है। अच्छा, सबसे बड़ी जो कंफ्यूजन है ना, वो यही है कि फोर्स और प्रेशर में क्या डिफरेंस है। प्रेशर, अब यहाँ पे डेफिनेशन देखोगे ना तो और ज्यादा कंफ्यूजन सा लगेगा। जैसे कि प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पर्टिकुलर एरिया पर यूनिट एरिया। अब फोर्स, प्रेशर इज द फोर्स, इसका क्या मतलब है। तो अगर मैं बात करूं, जैसे कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, ओके, इस पे यहाँ से फोर्स लगाया जा रहा है, तो इसको इस पॉइंट से जहां से इसको प्रेस किया जा रहा है, नाम से ही पता चल रहा है प्रेस, तो जहां से इसको प्रेस किया जा रहा है ना, इस पर्टिकुलर एरिया में जो लग रहा होगा, दैट इज प्रेशर। और इस पूरी बॉडी पे जो लग रहा है, दैट इज फोर्स। मीन्स ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में अगर मूव करता है तो इस पे पूरी बॉडी पे फोर्स लगा होगा, एंड इस पर्टिकुलर एरिया पे जो लगा होगा, दैट इज प्रेशर। इसीलिए बोला गया है प्रेशर भी एक तरह का फोर्स का ही पार्ट है, बट ऑन ए पर्टिकुलर एरिया। मीन्स फोर्स इज द, प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। जैसे कि ये इंजेक्शन का एग्जांपल देख सकते हैं, जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, बहुत से बच्चों को डर लगता है इंजेक्शन से, है ना। तो जैसे कि डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाते हैं, तो जिस एरिया को ये प्रेस कर रहे हैं, दैट इज नॉन एज प्रेशर। तो इस सिरिंज पे, इस पार्ट पे ये प्रेशर लगा रहा है, एंड जो पूरी लिक्विड पे जो लग रहा है, दैट इज फोर्स। समझ में आ गई बात। तभी तो लिक्विड आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इस पर्टिकुलर एरिया पे जो लग रहा है, दैट इज प्रेशर। तो ये हो गया प्रेशर, एंड ये पूरी बॉडी पे लगने वाला जो हो गया, वो हो गया आपका फोर्स। गॉट इट। आगे चलते हैं। ये लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। जो लिक्विड बॉडीज होती है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जब होली के टाइम पे तो जो बच्चे होते हैं, जो बलून्स में कलर को फिल कर लेते हैं, है ना, और फिर उसको टाइट करके फिर लोगों पे मारते हैं। तो जो बलून पे, जब बलून पे हम कलर को फिल करते हैं, बलून में जब हम कलर को फिल करते हैं, उस टाइम पे जब उसके अंदर लिक्विड जाता है या फिर पानी जाता है, जो कलर वाला पानी होता है, वाटर होता है, वो जब उसके अंदर फिल करता है तो वो सारी डायरेक्शन में फैलता है। ऐसा तो नहीं ना एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है। उसी तरह जो लिक्विड होता है ना, वो ऑल डायरेक्शन में प्रेशर ना। समझ में आई बात। ओके, आगे देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है, हम्म, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। एसआई यूनिट, जो प्रेशर की जो एसआई यूनिट होती है, अच्छा, प्रेशर जो होता है, प्रेशर, जो प्रेशर जो होता है, वो फोर्स होता है एक तरह का, एक तरह का फोर्स ही होता है प्रेशर भी, जो कि एक पर्टिकुलर एरिया में लगता है। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, है ना। इसीलिए प्रेशर की यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसी का एक दूसरा नाम भी दे दिया गया, पास्कल। तो कोई पूछेगा कि प्रेशर की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। प्रेशर इज फोर्स पर एरिया, यानी एक पर्टिकुलर एरिया पे लगने वाला जो फोर्स है, दैट इज प्रेशर। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। प्रेशर के भी कुछ टाइप्स बताए गए हैं, जैसे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अच्छा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा, जैसे कि एटमॉस्फेयर, अब ये जो ग्लोब दिखाई है मैंने, ये अर्थ है। इस अर्थ पे बैठे हैं भैया डोरीमोन। तो ये जब ये डोरीमोन इस अर्थ पे चल रहे हैं, तो इनको कुछ प्रेशर फील हो रहा होगा, दैट इज एयर प्रेशर। एयर प्रेशर, अब एयर कहाँ से आई, एयर आई हमारी एटमॉस्फेयर में से। एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ लेयर्स होती हैं, जैसे कि ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो ये जो लेयर्स होती हैं, ये सारी लेयर मिलकर इन डोरीमोन पे प्रेशर बना रही हैं। तो जो प्रेशर इस डोरीमोन पे लग रहा है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और अच्छा, मुझे, जैसे कि एक चीज अगर हम देखें, तो जैसे जैसे ये डोरीमोन ऊपर की डायरेक्शन में उड़ेंगे, तो लेयर्स कम होती जाएंगी। तो इनका एटमॉस्फेरिक बढ़ेगा या कम होगा, इनका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर की लेयर कम होती जाएंगी, वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा। इसीलिए हम लोग जब पहाड़ों पे घूमने जाते हैं,
तो वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। जरा इसको देख लेते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन द अर्थ सरफेस, यानी अर्थ की सरफेस पे जो एयर से जो प्रेशर लगता है दैट इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये सारी डायरेक्शन में लगता है, यानी हमारी ओवरऑल बॉडी पे लगता है ना, ऐसा तो है नहीं सिर्फ सिर सिर पे लगता है, किसी के हेड पे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ऐसा नहीं। हमारी ओवरऑल बॉडी पे हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर फील होता है। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है ये एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली लेयर्स की वजह से। देन देन मैक्सिमम एट द सी लेवल, जो सी लेवल होती है ना उस पर मैक्सिमम होता है। अच्छा, अब ये क्या चीज है? जैसा कि अर्थ के ऊपर डोरेमोन घूम रहे थे और ये चले गए सी के बॉटम पे। तो सबसे पहले ये बैठे हैं सी के बॉटम पे, ऊपर से इनके सी है, और सी के ऊपर ये सारी लेयर्स हैं एटमॉस्फेयर की। तो जो एटमॉस्फेयर की लेयर प्लस सी का जो वाटर है, ये सी वाटर, ये भी इन पे प्रेशर बना रहा होगा। तो ये ओवरऑल प्रेशर जो है वो ऐड हो जाता है, इसीलिए बोला गया है मैक्सिमम एट द सी लेवल। तो जो सी लेवल होती है उसका मैक्सिमम होता है। और जैसे जैसे हाइट डिक्रीज होती है वैसे वैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी डिक्रीज होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। जब जब ऊपर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, और जब नीचे आते हैं तो एटमॉस्फेयर की लेयर्स का जो नंबर है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बढ़ जाता है। अब बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 101.325 किलो पास्कल। और अगर हम दूसरी यूनिट में बात करें तो 760 mm Hg। ये वाला जो क्वेश्चन है ये एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। बाकी यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज mmHg, या तो इसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर को mmHg में मेजर किया जा सकता है, मिलीमीटर एंड Hg। और एटमॉस्फेयर प्रेशर को एटीएम में भी मेजर किया जाता है, कहीं कहीं पे एटीएम लिखा हुआ मिलेगा। देन पास्कल में भी, जैसा कि ऑब्वियस सी बात है ये प्रेशर है, इसकी यूनिट पास्कल भी होगी, जिसको पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऐसा ही यूनिट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड पास्कल। उसके बाद में एटमॉस्फेरिक प्रेशर आउटसाइड आउटसाइड मेंटेन्स इनसाइड ब्लड प्रेशर ऑफ द बॉडी। इस लाइन का क्या मतलब है? तो इस लाइन का मतलब ये है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारे पूरी ओवरऑल अर्थ पे है, मींस हमारी बॉडी के अराउंड जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हमारी बॉडी के इंटरनल ब्लड फ्लो को भी मेंटेन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम अर्थ पे मूव कर रहे हैं, अर्थ पे मीन्स हम अभी अपने घर पे हैं। अब कोई पहाड़ों में रहता हो तो ये मत बोलना कि मैं तो पहले से ही पहाड़ों में रहता हूँ। घर पे यानी इन द सेंस जो प्लेन्स में रहते हैं, प्लेन्स में, प्लेन एरिया में, मीन्स जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में रहते हैं या नदर्न पार्ट में रहते हैं, और या साउथ पार्ट में रहते हैं। तो ये जो फ्लो ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, तो इनकी बॉडी पे जो प्रेशर लग रहा हो वो सारी लेयर्स का लग रहा होगा। पर जब कोई इंसान पहाड़ों पे पहुंच जाता है, कुछ लेयर हो सकता है कम हो जाए, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पे लगने वाला प्रेशर भी कम हो जाएगा, जिसका रिजल्ट हमको देखने में मिलता है। जैसे कि ये भैया पहाड़ पे गए, तो जब ये पहाड़ पे गए तो इनकी नाक से खून आया। तो इनकी नाक से जो ब्लड आया वो क्यों आया? इनकी नोज से ब्लड इसलिए आया क्योंकि जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो आउटसाइड होता है वो इंटरनल ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है हमारी बॉडी में। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर था वो इनके इनर ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके बैठा। बट जैसे ही ये थोड़ा सा ऊपर की साइड गए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कुछ ना कुछ चेंजेस आए, जिसकी वजह से इनकी बॉडी के इंटरनल ब्लड फ्लो में भी चेंजेस आए। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे भी एक साइंस का रीजन है। वो क्या रीजन है? जैसे कि कोई भी लिक्विड फ्लो जो किसी बॉडी के अंदर हाई प्रेशर से फिल किया गया हो, और उसको अगर कहीं पे लो प्रेशर की साइड में लेकर जाया जाए, तो वो उसकी टेंडेंसी होती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करने की। समझ में आया? देखो, इसको अगर इन डिटेल में डिस्कस करें तो क्या है, जब हम नीचे बैठे हुए थे तो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर था वो ज्यादा था, तो ब्लड का भी प्रेशर ज्यादा था एज कम्पेयर टू द हिल्स। पर जैसे ही ये बंदा हिल्स पे पहुंचा,
तो इसकी बॉडी पे लगने वाला प्रेशर भी हो गया कम। तो जब इसकी बॉडी पे लगने वाला प्रेशर कम हो गया, तो ब्लड ने सोचा, अरे भैया हम तो अंदर हाई प्रेशर पे फ्लो कर रहे थे और बाहर तो लो प्रेशर है। तो ब्लड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करने लगता है। समझ में आई बात? यानी जो ब्लड का फ्लो होगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि साइंस के अंदर जितने भी लिक्विड्स होते हैं जो कि हाई प्रेशर पर फ्लो कर रहे होते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है टू मूव फ्लो टुवर्ड्स द लो प्रेशर, जिसकी वजह से इनकी नोज से या माउथ से या ईयर से ब्लड फ्लो आने की चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ब्लड पे ही इम्पैक्ट करता है, ये और भी चीजों पे इम्पैक्ट करता है। जैसे कि ये जो चिप्स का पैकेट अपने संग में लेकर गए थे, इस चिप्स के पैकेट को एक हाई प्रेशर पर फिल किया गया। यानी जब कंपनी ने इसकी पैकिंग करी थी, तो इसके अंदर एक हाई प्रेशर जनरेट किया था और एक गैस को फिल किया, आई थिंक नाइट्रोजन फिल किया इसके एज अ प्रिजर्वेटिव। तो जब उस गैस को हाई प्रेशर पे फिल किया गया, तो जैसे ही ये भैया इसको हिल्स पे लेकर गए, तो इसके अंदर भी हाई प्रेशर और इसके हिल्स पे लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की वजह से चिप्स का पैकेट फूल गया एंड हो सकता है ब्रेक भी हो गया। तो ये कुछ ऐसा। आई होप सबको समझ में आया होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो इसी के साथ होता है हमारा ये लेक्चर खत्म, फोर्स एंड प्रेशर का। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट अभी जाना नहीं है, अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर जो सैनिक स्कूल में आए हैं। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं, सैनिक स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में। बाकी जिन बच्चों ने वीडियोस देखी है जो सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना चाह रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, वो भी इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। 3 क्वेश्चंस रहेंगे, 2-3 क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं रहेंगे। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि जो भी आपने लेक्चर अभी देखा है उससे आपने क्या सीखा एज अ रिवीजन। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ वी रिलीज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम आवर हैंड्स, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अपने हाथों से छोड़ देते हैं, देन इट फेल डाउन, इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये नीचे की साइड गिरेगा, यानी फेल डाउन, नीचे की तरफ गिरता है, ये किसका एग्जाम्पल है? मस्कुलर फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, मैग्नेटिक फोर्स का, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये एग्जाम्पल होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, क्योंकि हम खड़े हैं अर्थ पर, और जब हम किसी चीज को नीचे की तरफ छोड़ेंगे तो ये अर्थ की तरफ जाएगी, और ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है? एसआई यूनिट ऑफ फोर्स होती है न्यूटन, क्योंकि इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? न्यूटन ने। अच्छा, पास्कल किसकी यूनिट होती थी? पास्कल देखी थी ना हमने, पास्कल किसकी थी? कमेंट सेक्शन में बताना। आगे देखते हैं। इफ वी मूव टुवर्ड्स द माउंटेन पीक, इफ वी मूव टुवर्ड्स द माउंटेन पीक, प्रेशर बिकम्स, प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, रिमेन सेम, और डिपेंड्स ऑन वेदर। ये मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, या इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए। बाकी जो 8th में है आप उनको भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मैंने फोर्स एंड प्रेशर के मोस्टली सारे जो भी पॉइंट्स थे, सारे जो भी टाइप्स थे, वो सब डिस्कस करे हैं। बाकी अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, अगर मोस्टली लोगों का कॉमन डाउट होगा तो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।